बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री लेक्चरर पास्ट पेपर मेल का है ये, जो 16 जनवरी 2022 को हुआ। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए इसको देखते हैं। और मैंने इसका 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट किया है जो दुरुस्त है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला जो MCQs था वो देख लें। 3 grams ऑफ कार्बन हैव नंबर ऑफ मोल्स इन इट व्हेन कार्बन इज़ इक्वल टू 12 ग्राम। तो इट वाज़ वेरी वेरी इजी कि आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने थे। मैस आपको कार्बन का दिया गया था और मोलर मैस भी उन्होंने दिया हुआ था कार्बन का, ठीक है। तो हिंट इसकी क्या होती है, मोल आपको पता है किसके बराबर होता है, मैस ओवर मोलर मैस। तो इसको जस्ट जो है वो डिवाइड ही करना था और आपका जवाब जो है वो 0.25 ग्राम आ जाना था। सेकंड देखें, वाइल डाइल्यूशन ऑफ एसिड ऑलवेज ऐड। कहता है जब आपने डाइल्यूशन करनी हो एसिड की तो हमेशा आपने क्या करना है, एसिड को ऐड करना है वाटर में या वाटर को ऐड करना है एसिड में। तो जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो हमेशा एसिड को ही वाटर में ऐड किया जाता है, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना, उससे वो रिएक्ट कर जाएगा। थर्ड वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवेल्प्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 3 ऑप्शन दिए गए थे, वाटर, अमोनिया एंड HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो देखें, इन हमने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी थी, तो होती तो इनमें भी है, लेकिन जो वाटर है इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो वाटर वाज द करेक्ट ऑप्शन। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही तो इसको जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो वाटर इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर रिलेटेड टू व्हाट। तो जो ऑप्शन थे उसमें एक साइज था, काइनेटिक एनर्जी थी एंड डिस्टेंस था बिटवीन एटम्स। तो जो इसका सही जवाब था, देखें साइज़ पे तो डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे, लेकिन जो मेन है हमारा वो डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। जो बुक से सर्च करके आंसर मिला है और जो करेक्ट भी था वो था डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। यानी कि जितने ज़्यादा क्लोज जो है वो एटम्स एक दूसरे के होते हैं, उनमें पता है अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और अगर जो है उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है, उसका मेल्टिंग, उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। नेक्स्ट देख लें, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय हीटिंग द क्रिस्टल इज़ पायरो इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा प्रोसेस जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं क्रिस्टल को हीट करके, इसको हम पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट सेल ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ। तो इसके 2 ऑप्शन थे, 4 बेरियम आइंस एंड 8 क्लोराइड आइंस, या फिर 8 बेरियम आइंस एंड 8 क्लोराइड आइंस। तो इसका जो दुरुस्त जवाब था डैट वाज 4 बेरियम आइन एंड 8 क्लोराइड आइन। तो ये मैंने साथ में हिंट देखें, ये आपको यूनिट सेल बेरियम क्लोराइड का नज़र आ रहा है। इसमें ब्राउन कलर के जो हैं वो बेरियम हैं और आइंस हैं, ये कितने हैं, 4। और जो क्लोराइड के हैं वो 8 हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। तो यूनिट सेल जो होता है बेरियम क्लोराइड का, उसमें हमेशा 4 बेरियम आइंस और 8 क्लोराइड आइंस मौजूद होते हैं। नेक्स्ट देखें, इन क्रिस्टलोग्राफी द स्टडी ऑफ डिस्टेंस ऑफ एटम्स इज़ कैरीड आउट बाय। आपको पता है कि ये क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हम सॉलिड्स की जो है वो स्टडी करते हैं, क्रिस्टल्स की। तो इसमें स्टडी जो होती है वो एक्सरेज की मदद से होती है। तो एक्सरे एक ऑप्शन था इसमें, दूसरा अल्फ़ा बीटा था, इस तरह। तो ये एक्सरे इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कांट बी स्टडीड साइमल्टेनियसली। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आपको फॉर्म जो है वो तो याद होगी। यहाँ पे देखें, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू H/2 पाई होता है ना।
तो ये देखें इसकी एक फॉर्म होती है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो साइज़ है और मैस है उसको हम साइमल्टेनियसली एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। तो कि बहुत से न्यूमेरिकल्स ये हमारे पास ऐसे हैं सवालात जो कि बहुत इजी हैं। एनर्जी ऑफ 3D सब शेल इज़ डैश देन 3p, ग्रेटर, स्मॉल और इक्वल। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको आती हो 3 की देख लें, 3s 3p एंड 3d होता है ना। तो जो 3d की एनर्जी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 3p। तो जो पहला था वो ठीक था कि एनर्जी ऑफ 3D सब शेल इज़ ग्रेटर देन 3p। नेक्स्ट देख लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर। ये मुझे देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी में से जितने लेक्चर्स दिए थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा सवालात आए हुए हैं। मैंने कहा था वो इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने आपको इनका स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, जिसमें अल्फ़ा रेज तो नहीं होती, बीटा रेज भी नहीं होती और गैमा रेज मौजूद होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर रिलेटेड विद गैमा रेज। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टर एंड कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, कंडक्टर भी हो और कोवलेंट बॉन्ड भी हो तो वो किस में होगा। तो नाइट्रोजन गैस है, ये भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं। तो इसका तो सिंपली सामने जो है वो नज़र आ रहा था वो कि ग्रेफाइट इसका ऑप्शन होगा, जो कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होता है और ये कंडक्टर भी होता है। तो देखें बहुत से एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें ये तो बिल्कुल ही दूसरे आंसर डिफर कर रही होती हैं। तो हमें अपना जो राइट आंसर होता है वो इजीली हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ पिरामिडल स्ट्रक्चर इज़, अब हमने यहाँ से ढूंढना है स्ट्रक्चर। तो वाटर का देखें, वाटर का स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन के पास क्योंकि लोन पेयर होते हैं, तो जिसकी वजह से ये तो बैंड हो जाता है, बैंड इसका स्ट्रक्चर होता है वी शेप। जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है इसकी अगर बात करें तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ट्राइगोनल, ठीक है। और जो PCl3 है बस फिर वही बच गया जिसका क्या होगा, इस तरह का पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। एक P है और साथ में 3 जो है वो क्लोराइड आयंस अटैच हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट इज आइसो स्ट्रक्चर यूनिट्स आर, तो इसमें कुछ ऑप्शंस थे। तो जीनोन, फ्लोराइड और IF2 भी, इसने जो है वो फ्लोरीन के साथ 2 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं। जो जीनोन है इसके साथ भी 2 ही फ्लोरीन अटैच हैं, ठीक है। अब ये जो है ये हिंट इसकी ये थी कि ये जो है 8वें ग्रुप का मेंबर है, आयोडीन जो है वो 7वें ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। इसके ने भी 2 बॉन्ड ही बनाए हुए हैं, इसने भी 2 बॉन्ड ही बनाए हुए हैं। जीनोन है उसके पास भी लोन पेयर 3 ही थे और आयोडीन है यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर 3 ही थे, ठीक है। क्योंकि इसने ये एक जो नेगेटिव है इसने एक गेन किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये AB3E2 टाइप जो है स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये इसका अगर आप वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी ड्रा करके, ठीक है। मैंने तो इसको ड्रा करके देखा था तो ये दोनों जो है वो सेम होते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन था उसमें से। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अमोनिया और वाटर। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो तो प्रेजेंट दोनों में होता है, वाटर में भी होता है और अमोनिया में भी होता है। लेकिन वाटर का केस हम स्टडी इसलिए कर लेते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, इसलिए हम जो कोवलेंट बॉन्ड है उसका सही जवाब जो है वो अमोनिया है, इन केस अगर इन दोनों को हमने देखना हो तो। नेक्स्ट देखें एट एब्सल्यूट ज़ीरो, कहता है जब एब्सल्यूट ज़ीरो हो जाए। एब्सल्यूट ज़ीरो क्या होता है, जब टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन हो जाए, ठीक है, इसको हम एब्सल्यूट ज़ीरो कहते हैं। तो 0 केल्विन के ऊपर व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ज़ीरो, एब्सल्यूट ज़ीरो के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन भी 0 हो जाएं, विच बिकम्स इंसुलेटर। तो कौन सी चीज़ इंसुलेटर जो है वो हो जाएगी। 2 जवाब थे, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका जो जवाब था सही वाला वो था जी कोवलेंट आयनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि देखें
फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, ठीक है, वो एक कंडक्टर बन जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो आयनिक बॉन्ड तो वैसे भी जो है मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वैसे तो वो करते ही कोई नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो इंसुलेटर जो है वो 0 केल्विन के ऊपर ये आयनिक बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये इसका ऑप्शन था करेक्ट वाला। नेक्स्ट है, ये काइनेटिक इक्विलिब्रियम से आया है और ये 10th क्लास की केमिस्ट्री में से आया है, जिसके एमसीक्यूज मैंने वीडियो में भी रिसेंटली अपलोड किए हैं। रिएक्शन दिया गया था ए बी, रिवर्सिबल रिएक्शन था ये, और ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सी एंड डी। इनकी काइनेटिक ये जो है वो कहता है के सी की वैल्यू भी गिवन थी यहाँ पे 2.5। ये कंफ्यूज करने के लिए ना के सी की वैल्यू उन्होंने दी हुई थी, अदरवाइज इसका रिएक्शन ये कोई न्यूमेरिकल तो नहीं था, इस रिएक्शन का जो है वो देने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए जो है वो दे देते हैं, हालांकि ऐसी उसमें न्यूमेरिकल तो ये नहीं था। इन्होंने ये पूछा था कि अगर एक आपके पास रिएक्शन हो कि ए बी 2 रिएक्टेंट्स हैं और वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन से आप क्या देखेंगे, क्या ए एंड बी, पहला जो ऑप्शन था ए और बी की कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल है, तो नहीं, कंसंट्रेशन तो इन दोनों की इक्वल नहीं है। दूसरा था ए बी हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन देन सी एंड डी, क्या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से डिफ़र करती है? जी हाँ, यही ऑप्शन जो है वो दुरुस्त था, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं ज़ाहिर है वो उनकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर कैसे हो सकती है, हालांकि इक्विलिब्रियम का भी उन्होंने हमें नहीं बताया हुआ। तो इनका जो ये जवाब बिल्कुल ठीक था कि ए एंड बी हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन देन सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं द ग्रेटर वैल्यू ऑफ के सी इंडिकेट्स, अगर के सी की वैल्यू ग्रेटर हो तो वो हमें क्या बताती है कि रिएक्शन इज़ एट राइट, रिएक्शन जो है वो राइट साइड पे जाएगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रही होंगी एंड प्रोडक्ट्स आर कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये के सी की वैल्यू हमें ये बताती है। और अगर के सी की वैल्यू कम हो तो फिर क्या इंडिकेट करेगी, के सी की वैल्यू अगर कम होती है तो बताता है कि रिएक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, प्रोडक्ट्स जो हैं वो बैक जो है रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, और जो रिएक्शन है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है, और प्रोडक्ट्स जो है वो इनकम्प्लीट है। एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन इज़, इक्विलिब्रियम पोजीशन अब आ गई, अब ये भी एक एमसीक्यूज था। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपको पता है कि रिएक्शन जो है ना तो वो लेफ़्ट साइड पे होता है, ना ही वो राइट साइड पे होता है, बल्कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। द नेक्स्ट इज़ फॉर अ रिएक्शन N2 एंड दिस वन, ये अमोनिया फॉर्मेशन है, इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। तो कह रहा है अगर आपके पास ये रिएक्शन हो, यहाँ पे भी के सी की वैल्यू गिवन थी 2.5, तो रिएक्शन जो है वो कहाँ पे होगा, तो रिएक्शन विल बी एट राइट, रिएक्शन जो है वो राइट साइड के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको के सी की वैल्यू गिवन है जो कि पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि के सी की वैल्यू क्या होती है, डैट बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यील्ड, जितनी ज़्यादा के सी की वैल्यू होगी उतनी ही यील्ड ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो राइट साइड की तरफ जा रहा है, जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है इन एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन द dispersion medium is solid. Okay, fog is a mixture of liquid in liquid, solid in liquid, गैस इन लिक्विड, या फिर लिक्विड इन गैस। तो फॉग क्या होती है, फॉग जो है वो वाटर पेपर्स होते हैं, ठीक है, वाटर के वेपर्स किस में होते हैं, हवा में होते हैं। तो हवा जो है वो गैस हो गई और वाटर जो है वो लिक्विड हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो करेक्ट इसका ऑप्शन था वो ये था कि फॉग इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट देखें, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई थी हमें और पूछा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टेल्स अबाउट मैनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स कन्फिग्रेशन विद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इज़। तो ये बनती है, ये कितने हैं इनको काउंट करें ज़रा, तो ये फ्लोरीन की बनती है, क्योंकि ये 17 यहाँ पे है ना इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, फ्लोरीन 17 होता है ना। तो
ये आप चेक कर लें। तो ये जो है वो रिएक्टिव हमें बताता है कि ये रिएक्टिव है। और क्योंकि अबंडेंट जो है नहीं, सॉलिड भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या बता रही है कि ये रिएक्टिव है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल देखें ना वो इनकम्प्लीट हैं। तो ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे किसी दूसरे के साथ। द एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड इज, वो कहता है एम्फोटेरिक जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो है वो लेड था, ठीक है, और ये लेड होगा, अगर बेरिलियम होगा यहाँ कहीं पे, अगर जिंक होगा, तो इन सब के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये इसका दुरुस्त जवाब था। नेक्स्ट है द क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज मेजर्ड बाय। जो क्वांटम एफिशिएंसी होती है किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन की, उसको किससे मेजर करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड एंड फोटॉन ऑफ लाइट एमिटेड, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड एंड नंबर ऑफ फोटॉन अब्जॉर्ब्ड, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका भी आंसर जो है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। द फ्रेंडली आइसोथर्म, जो फ्रेंडली आइसोथर्म है उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसमें से दुरुस्त है? तो ये जो थर्ड वाली थी ये करेक्ट वन थी। क्योंकि यहाँ पे जो है ना अगर आप देखें X/M फ्रेंडली जो होती है ये लो प्रेशर के ऊपर ही आइसोथर्म जो है वो करती है, एग्जिस्ट करती है। तो अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करते जाएं तो ये जो Kp के N की वैल्यू जो होती है वो क्या करती है, इन्फिनिटी तक फ़र्ज़ करें पहुंच जाती है। तो प्रेशर इंक्रीज़ करते जाते हैं तो फिर क्या होगा कि इन्फिनिटी जो होती है आपको पता है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। 1/∞=0। तो X/M जो होता है इस केस के अंदर वो बराबर हो जाता है कांस्टेंट के। तो जब जो कि ओरिजिनल फॉर्म है ये फ्रेंडली आइसोथर्म की, तो जब ये कांस्टेंट के बराबर हो तो फिर तो आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते रहें उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंडली आइसोथर्म के अकॉर्डिंग जो है वो ये वाली फॉर्म करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट इज़ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। मिली का मतलब क्या होता है, ठीक है, 1000। तो मिली इक्विवेलेंट जो था वो 1000 इक्विवेलेंट के बराबर था। PPB इज इक्वल टू माइक्रोग्राम्स पर लीटर, ठीक है। तो PPB जो मैंने रिसेंटली एक अपनी MCQs वाली वीडियो शेयर की थी उसमें भी ये MCQs था। देखें छोटे छोटे MCQs हैं जिनको वैसे इग्नोर कर दिया जाता है, तो ये इसमें आया हुआ है पेपर में। द आइसोमर्स डिफरिंग इन ओनली एट 1 कार्बन, और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एनोमर्स। नेक्स्ट इज स्पोनिफिकेशन ऑफ सोप इन कोल्ड स्टेट इज डन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने तो सिंपली पढ़ा हुआ ना, स्पोनिफिकेशन ऑफ सोप इज़ डन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये था, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना जो सवाल है वो गलत कर दिया। ये जवाब इसका कि कोल्ड स्टेट की वजह से, ये छोटी सी यहाँ पे उन्होंने बात लिखी हुई है, तो इस पे नहीं आपने जाना। कंफ्यूजिंग करने के लिए वो इसमें ऐड कर देते हैं इस तरह की बातें। तो स्पोनिफिकेशन होती है सोप की वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही होगी और होती आई है। विच इज़ नॉट अ कंजुगेट प्रोटीन। तो 3 ऑप्शन थे, लिपोप्रोटीन, मीज़ोप्रोटीन एंड मेटालोप्रोटीन। तो कह रहा था कि इसमें से कंजुगेट बेस प्रोटीन कौन सी नहीं है। तो लिपोप्रोटीन जो है वो भी कंजुगेट प्रोटीन है, मीज़ोप्रोटीन भी कंजुगेट है, मेटालोप्रोटीन भी कंजुगेट है। तो इसका जो ऑप्शन था दुरुस्त जवाब वो था नॉन ऑफ दीज, ठीक है। ये सारी क्योंकि कंजुगेट प्रोटीन्स ही हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन आवर बॉडी इज़, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एलिमेंट वो कौन सा होता है, डैट इज़ कैल्शियम। क्योंकि बोन्स में पता आपको कैल्शियम हमारी में होता है सबसे ज़्यादा, फिर क्या होगा, कैल्शियम होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कैरीड आउट बाय, डैट वाज वेरी वेरी इजी। तो यहाँ पे देखेंगे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो किससे होते हैं, वो एंजाइम कैटालाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट इज आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो ये तो इतने इजी MCQs हैं कुछ। न्यूक्लियोसाइड्स हैव यूनिट्स, जो न्यूक्लियोसाइड है
उसकी बात यहाँ पे हो रही है, डीएनए की, आरएनए की, न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, ये सारी आपने जो है ना वो यहाँ से देखनी है। बात हो रही है न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर यूनिट्स होती हैं डेट आर बेस एंड शुगर। ओके, नेक्स्ट इज द नेम ऑफ विटामिन B12 इज राइबोफ्लाविन। तो जो MCQs था उसमें जो है वो नाम दिया नहीं था गया राइबोफ्लाविन, उसमें ऑप्शन जो है वो डिफरेंट थे। अब कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि B12 के बारे में नहीं पूछा गया था, इसकी जगह पे पूछा गया था आपसे B3 के बारे में विटामिन। तो अगर B3 का आ जाता है तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज़ नियासिन। ठीक है, उसका ये दूसरा नाम है। अगर B12 की बात होती है तो फिर वो राइबोफ्लाविन था। नेक्स्ट इज एंजाइम प्रेजेंट इन जर्मिनेटिंग सीड्स आर नोन एज लिपेज। इस एंजाइम का क्या नाम है? लिपेज, जो जर्मिनेटिंग सीड्स में प्रेजेंट होता है। और अगर जो है वो एमिलेज भी इसको जो है वो कहते हैं, अगर ये प्रेजेंट हो, अगर ये लिपेज होता है या फिर एमिलेज होता है, तो दोनों में से ये प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज डेकापेप्टाइड हैव पेप्टाइड बॉन्ड इन इट। तो डेका का मतलब तो होता है 10। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ से इसको देख के कर दिया 10 मार्क कर दिया, लेकिन इसमें जो होते हैं वो 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं डेकापेप्टाइड में। ठीक है, तो 9 वाज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपने याद रखना है। द नेक्स्ट इज complex with coordination number 4 and do not show cis and trans, that is known as tetrahedral। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ था। कम्प्लेक्सिस का पोर्शन है ये, कि अगर कम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, वो पता है टेट्रा मीन 4, और वो सिस ट्रांस भी शो ना करे, तो डैट विल बी टेट्राहेड्रल कन्फिग्रेशन। द नेक्स्ट इज the part of environment that is responsible for transport of matter is एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। यहाँ पे लिथोस्फेयर भी था दूसरे ऑप्शंस में। ठीक है, और डिफरेंट स्फीयर्स का नाम था एक्सोस्फीयर और इस तरह। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था डैट वाज एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर टीम प्लेड बैडली और गुड। तो आवर टीम प्लेड, यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे नॉट अ बैड, ये भी करेक्ट नहीं है, गुड भी करेक्ट नहीं है, तो आवर टीम प्लेड बैडली। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गैसेस काज ग्रीन हाउस फैक्ट, या इन केस ऑफ ग्रीन हाउस फैक्ट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा था गैसेस का, जो ग्रीन हाउस फैक्ट जो है वो काज करती हैं? तो वो था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, एंड देन एंड पे क्या आ जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, नेक्स्ट वाज टाइट्रेशन ऑफ कैल्शियम विद EDTA इज कैरीड आउट एट pH 5 था, 6 था, 8 था, नॉन ऑफ दीज था। ये ऑप्शन थे 4। तो यहाँ पे देखिए टाइट्रेशन जो है ना कैल्शियम की, वो कैल्शियम की टाइट्रेशन जो है वो होती है जी बेसिक मीडियम में। ओके, तो बेसिक जो है pH इसमें से सिर्फ जो है हमारे पास कौन सी थी? 5 भी नहीं थी, 8 ये 6 नहीं थी, और 8 बेसिक थी। तो इसका जो जवाब बनता था दुरुस्त वो 8 था। वैसे तो इसकी EDTA के साथ जब होती है तो वो pH 10 के ऊपर होती है टाइट्रेशन, लेकिन हमें जो है वो बस यहाँ से ये कंसेप्ट 10 जो है वो जवाब में नहीं था शामिल। तो हमें ये कंसेप्ट था कि ये बेसिक सोल्यूशन के मीडियम के अंदर होती है, तो इसका फिर 8 जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट इज टू स्टेबलाइज द कम्प्लेक्सिस विच वन इज एडिड। अगर देखें स्टेबलाइज करना हो कम्प्लेक्सिस को, तो हमने पढ़ा हुआ है कि बफर ऐड किया जाता है। ठीक है, बफर सोल्यूशन बना देते हैं जो कि pH रजिस्ट करता है, उसको हम ऐड करते हैं स्टेबलाइज करने के लिए किसी भी कम्प्लेक्स को या किसी भी सॉल्यूशन को। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन जो दिए हुए थे उसमें बफर नहीं था, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स था या फिर जो है वो साल्ट था। तो 1-2 और ऑप्शन थे जो बिल्कुल डिफ़र कर रहे थे। तो साल्ट भी ऐड किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो ऐड किया जाता है ना बफर के बाद वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम्प्लेक्सिस वाले में से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एंटीऑक्सीडेंट वाज अ
राइट आंसर। नेक्स्ट MCQs था 8 ml सोल्यूशन था, 0.25 कंसनट्रेशन थी जिसकी, ठीक है, और डाइल्यूट करना था 0.5 लीटर तक। तो वॉल्यूम भी गिवन था, डाइल्यूशन फार्मूला सिंपल लेना था, C1V1 इज इक्वल टू C2V2, और C2 जो कंसनट्रेशन है सेकंड सोल्यूशन की वो हमने फाइंड कर लेनी थी। नेक्स्ट था हमारे पास हाउ मच सोडियम इज़ देयर इन अ सोल्यूशन विद 10 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का हमें मैथ गिवन था 10 kg, सोडियम हमने बताना था उसमें कितना है, कंसनट्रेशन हमें 4 मोलर दी गई थी, और डेंसिटी भी हमें पता थी। तो ये नीचे मैंने कैलकुलेशन इसकी की हुई है, डेंसिटी का फार्मूला भी हमें पता है, मोल्स का भी पता है। तो मैथ फाइंड करना था, तो मैथ क्या होगा, मोल्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना था किससे, मोलर मैथ से। मोलर मैथ 23 होता है, और मोल्स हमने कैलकुलेट किए थे वॉल्यूम इंटू 4 से, ठीक है। तो वॉल्यूम को हमने 4 मोलर सोल्यूशन से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 8। अब ये वॉल्यूम कहाँ से आया, ये डेंसिटी के फार्मूले से हमें पता चलता है, तो इससे आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। नेक्स्ट है सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन सा होता है, तो डैट वाज निशाने पाकिस्तान जो है वो सिविल अवार्ड होता है पाकिस्तान का। ये MCQ जो है वो जनरल नॉलेज के MCQs हैं, और इसके लिए जो है करंट अफेयर्स आपको स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जो जनरल नॉलेज से था, डैट वाज सेकंड लार्जेस्ट रिवर जो है हमारा वो कौन सा है, तो डैट वाज सतलज, ठीक है। दरिया रावी सबसे बड़ा है, फिर सतलज है। डॉक्यूमेंट इज़ अ फाइल ऑफ MS वर्ड, वेरी इजी। हज़रत मूसा पास्ट विच सी, डैट वाज रेड सी, ओके।